तो आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा, माफ नहीं करेंगे मोदी। इस तरह की अनुशासनहीनता जो सियासी लीडरान हैं उनकी अपनी पार्टी के, वो अगर ये सोचते हैं कि हिंसा करके, तशद्दुद करके, बदतमीजी करके, बदजुबानी करके, बदसलूकी करके वो पार्टी में आगे बढ़ जाएंगे, तो अब ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। टॉप की लीडरशिप जो है वो इसकी मजम्मत करती है और सख्ती भी दिखाती है। और सिर्फ वो लीडरानी नहीं बल्कि उनके साथ जो कारकुनान हैं, जो उनका हौसला बढ़ाते हैं, या कारकुनान को भी लगता है कि ऐसा करने से लीडर बड़ा बना जा सकता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बातें एक सबक जरूर है। मेरे साथ अशोक ठाकुर जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। शोएब जामई साहब ने जो सवाल उठाए उसको लेकर के आप जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपनी बात रखिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो उसके अनेक अर्थ होते हैं। अभी तक जितनी मुझे लग रहा है, हमारे मित्र साथी जो बात कर रहे थे उनको लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो संदेश है उसी की बात कर रही है, लेकिन ये देश कानून से चलता है और जब सत्ता किसी की होती है तो अधिकारियों के ऊपर एक दबाव होता है सत्ता का। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये उन अधिकारियों को संदेश होता है कि आपको किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है और कानून अपना काम करे। अब देखिए, उसी का परिणाम है कि जितनी मॉब लिंचिंग, मैं उनको मॉब लिंचिंग नहीं मानता हूं, वो सब प्रायोजित है, उसमें एक दो घटनाओं को छोड़ दें हम तो, और किस तरह की मॉब लिंचिंग है मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसके डिबेट में जाएंगे तो अलग विषय है। लेकिन उन सब पर कानूनी कार्रवाई हुई। देश के अंदर अगर हम गौरक्षकों की बात करें तो जहां जहां भी जरूरत पड़ी वहां पर वो गिरफ्तार हुए। मेरा कहना यह है कि ये प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट का ही असर है कि अधिकारियों को ये साहस मिला और उन्हें निष्पक्ष होकर, अगर सत्ता में है या विपक्ष में है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। तो इसलिए उनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट को छोटा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी और प्रशासन को भी। नहीं तो अशोक जी, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, आपने खुद कहा तो कार्रवाई हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एज अ पार्टी लीडर कि क्या इस तरह की कार्रवाई होती, क्या उन्हें 3 दिन के लिए जेल भी भेजा जाता या नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब पहले भी स्टेटमेंट दी है, गौरक्षकों की भी जो बात कर रहे हैं आप, तथाकथित जिनकी बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई वहां हमारी सरकारें थी। मैं ना थोड़ी कर रहा हूं इसको, मैं तो उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो इसके जहां जहां असर होना चाहिए वहां असर होता है। इसलिए हम केवल उसको एक तरह से छोटा करने की कोशिश लेकिन शोएब साहब तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने की कोशिश है। नहीं, सुन लीजिए, आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में जाकर भाषण दिया था तब से लेकर आज तक ऊंची ही है। ये छवि दुनिया में खराब नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग खराब है जो इस देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। इस देश के अंदर ही मुस्लिम जो जितने 73 फिरके हैं वो यहाँ पर सरवाइव करते हैं, किसी मुस्लिम देश में नहीं करते। यहाँ पर ईसाई हो या चाहे पारसी हो, 10 हो, वो भी शौक से रह सकते हैं, शान से रह सकते हैं, वो जिंदा है, सरवाइव करते हैं। यहूदी जो सारी दुनिया में मार दिए गए वो भारत में जिंदा रहे। इसलिए बार बार भारत की जो सहिष्णुता है, भारत का जो एक शांति प्रिय जो यहाँ का संदेश है हिंदू धर्म का, उसको बदनाम करने की साजिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर दुनिया के अंदर जो है गजबे हिंद और पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। ये वो बदमाश लोग हैं। जामे साहब जवाब दीजिए, और फिर मैं अगर जोड़ूं तो फिर दिल्ली के चांदनी चौक का लेटेस्ट मामला भी जोड़ दूं। कितने धर्म इस देश में हो रहा है जो दुनिया में कहीं हो रहा है कि एक धार्मिक स्थल में घुस करके वहां पर तोड़फोड़ का इल्जाम लगता है एक तबके के लोगों पर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश में सब अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं सब सेफ भी तो हैं, कहीं ना कहीं सबको अपने ढंग से जीने का हक भी तो है। देखिए, 3 सवाल उठ गए। हमारे मित्र अनिल जी भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बात रखी, आपने भी बात रखी। मैं बारी बारी से तीनों का जवाब दे दूंगा, संयम रखिएगा ज़रा सा। देखिए, अनिल जी ने एक बात उठाई थी अमेरिका के रिपोर्ट के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्था है यूएस सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, जो एक इंडिपेंडेंट बायपार्टीजन अमेरिकन बॉडी है, इसी ने एक रिपोर्ट दी थी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की जो हालत है, जो वहाँ पे थोड़ी सी रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात हुई थी। यही रिपोर्ट थोड़ी सी
14 साल की लड़की के साथ रेप करके उसको उठा लिया गया और वहां के जज ने फैसला दिया। एक वहां पर मौलाना है, लड़की नाबालिग बच्ची को हिंदू लड़कियों को उठवा करके तब्दील मजहब करवाता है, करवाता है। आप बात कर लीजिएगा, थोड़ी सी भाग भाग के यहाँ पर आ रहे हैं वहां पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का कानून, आप बात कर लीजिएगा थोड़ी। पाकिस्तान का कानून उस 14 साल की बच्ची के साथ न्याय नहीं कर पाया। एतराज है, आप थोड़ी सी लफ्ज से मुझे एतराज। चलिए मैं वापस ले लेता हूं, आप संयम रखिए। तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज की जो कंडीशन है उसके बारे में जब इस बॉडी ने रिपोर्ट दी थी तो पता है हिंदुस्तान में कोहराम मच गया था। यही वो पार्टी, यही वो संगठन थी जो इस रिपोर्ट का नाम हवाला दे करके और पानी पी पी के कोसने में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस बात को उठाने से गुरेज नहीं करती थी। यही वो संस्था जब आज हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर एक रिपोर्ट दे रही है जिसमें ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, और उसमें उन्होंने कहा कि दलित और जो मुस्लिम्स हैं उसके ऊपर 2014 के बाद जो है ना रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ी है। दूसरी पॉइंट उन्होंने गिराया कि आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे हिंदुत्व ग्रुप जो अमेरिका में रेज कर रहे हैं फंड को, उनको बैन करना चाहिए क्योंकि उसका फंड जो है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को जो है परेशान करने के लिए जाता है। तो सवाल ये है कि जब यही संस्था पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट देती है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है, और वही संस्था अगर हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज का हवाला देके कोई रिपोर्ट देती है तो आप उसको फर्जी और उसको नकारते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, इसको खत्म करना चाहिए। आप दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने सवाल किया था ना जी, आपने सवाल किया था प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में हमने कभी अपशब्द नहीं कहा और उनकी नीयत पर भी शक नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैं एक बात कह दूं कि इस टीम का कप्तान भले ही दिल जीतने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पैनल में बैठे हुए और तमाम जगह पे जो उनके प्लेयर हैं वो उनके इस कामों में पलीता लगाने का जो काम कर रहे हैं, यहीं से हम डिरेल हो जाते हैं। चलिए अशोक जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। कप्तान की सोच तो सही है लेकिन टीम में गड़बड़ी। पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके लिए किसी संस्था की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वहां के जनसंख्या के आंकड़े बता रहे हैं कि कितने परसेंट अल्पसंख्यक थे वहां पर आज कहां पहुंच गए, कितने लोगों को वहां पर जो है जबरदस्ती कन्वर्शन कर दिया, पार्टी ने इस रिपोर्ट कितनी का हवाला दिया बेटियों को उठाकर जो है जबरदस्ती नाबालिग बच्चियों को 12-12, 14-14, 15-15 साल की जबरदस्ती जो है बूढ़ों बदमाशों के साथ उनकी शादियां कर दी गई। अरे इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अब मैं उस अमेरिका की संस्था की जरूरत नहीं है, हम उसके मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उसको जानती है। यमन के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है सारी दुनिया जानती है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है? यही वो मानवता चित्कार कर रही है, संगठन दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, यही वो चारों तरफ शांति का वातावरण है, जो मानवता की हत्या हो रही है। 7 साल की बच्ची के साथ जम्मू में रेप हो जाता है और उस रेपिस्ट के स्वागत में, उस रेपिस्ट के सपोर्ट में एक जुलूस निकालते हैं। यही वो संगठन के लोग थे। कहां गई थी उस वक्त? आप किसी ने उसके पक्ष में जुलूस नहीं निकाला। बीजेपी के कांग्रेस का गुलाम नबी आजाद का पैनल में प्रभारी था, उसने जुलूस निकाला। सबसे पहले उसने बकरार झूठ मत बोलिए, पूरी दुनिया जहां जानती है कि जो है वो किस तरीके से आप गलत पेश कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची के साथ जो है ऐसा काम हो गया, आप सारी दुनिया ने उसकी जुलूस निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं रेपिस्टों के। जब रेपिस्टों के सपोर्ट करने वाले लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पे एक धब्बा लगता है, काला दाग लगता है। और प्रधानमंत्री की जो है जो एफर्ट्स हैं उस पे दाग लगाने वाले लोग, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा कदम इसी देश की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और इसी देश की अदालत ने उनको सजा दी और उसमें जो निर्दोष थे वो बरी भी हो गए। इसलिए ये कहना, इसको इस तरह से जोड़ना है गलत है। न्याय आने के बाद बात करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। चलिए नीति जी अपना हाँ जी, इसमें देखिए अभी मेरे को पैनलिस्ट ने 2 बातें कही। एक तो भारत के जो सेकुलरिज्म है उस पर सवाल उठाया और दूसरा डबल स्टैंडर्ड की बात कही। पहली बात तो जब देश आजाद हुआ था तब इतना माइंड क्लियर था हमारे संविधान ड्राफ्ट मेकर्स का कि इस देश में सेकुलर वर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो हमेशा से माइनॉरिटी के साथ अमन से, शांति से रहती आई है। सेकुलरिज्म आते ही
इस चीज का बीज बोआ कि लड़ाई झगड़े हों। दूसरी बात, ये डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जो डॉक्टर नारंग, ध्रुव त्यागी, अरुण की हत्या पर उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही धर्म आ जाएगा, जैसे ही मजहब आ जाएगा, आप उस पर राजनीति करेंगे। आप ये बताएंगे कि इसने किया, उसने किया। इन ऐसे व्यक्तियों के मुंह से मुसलमान शब्द जब निकलता है, मुस्लिम शब्द जब निकलता है, मुझे उनके बौद्धिक स्तर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत है। आप कह रहे थे 2014 से माइनॉरिटी की क्या कंडीशन है देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ 2014 के बाद से मेजॉरिटी के साथ क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में जिहादियों ने पश्चिम बंगाल में एक हिंदू परिवार के 3 लोगों को मारा। महाराष्ट्र में लिंचिंग हुई। उसके बाद आप तमिलनाडु में लिंचिंग हुई। मेरे पास ऐसी पूरी लिस्ट है। दिल्ली में हिंदू लिंचिंग हुई। वो उस टाइम तो आप कह देते हैं ये तो लिंचिंग ही नहीं होती, ममता बनर्जी सेकुलर बन जाती है, ममता बनर्जी के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, वो धर्म निरपेक्ष हो जाती हैं। तब आपका सेकुलरिज्म कहाँ जाता है? तब आप सवाल नहीं उठाते कि कौन लिंचिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये मीडिया का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप कल की चांदनी चौक की घटना देख लीजिए। मीडिया ने क्या कहा कि 2 कम्युनल ग्रुप्स हैड अ फाइट, और वो कम्युनल ग्रुप का नाम नहीं आया था सुबह। वो धीरे धीरे कुछ मीडिया हाउसेस ने करना शुरू किया। शाम तक ये बात खुली कि कौन से कम्युनल ग्रुप थे। यही कोई माइनॉरिटी ग्रुप होता या किसी मुसलमान के ऊपर किसी हिंदू ने कुछ कर दिया होता तो इसका इतना बड़ा आता कि हिंदू ने मुसलमान की हत्या कर दी। ये जो डबल, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनको क्लियर करने की जरूरत है। आरोपी है, हत्या करने वालों को सजा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खराब हो रहा है। मैं आपको एक लिस्ट फॉरवर्ड कर सकती हूँ जिसमें कितनी मॉब लिंचिंग्स में हिंदू मारे गए। आप बात ही नहीं करें। आप ध्रुव त्यागी की बताइए कितने लोग इलेक्शन में, नहीं इलेक्शन वर्ष जो है इलेक्शन हो रहे थे, बलसवा के अंदर जो है मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़े गए बलसवा के अंदर, हिंदुओं को खाली, हिंदुओं को चांदनी चौक में तोड़ा गया, नगर नगरी के अंदर उस गली से हिंदुओं को फोर्स में पलायन करा दिया गया। और दूसरी नमाज जो है सड़क पर पढ़कर जो है उनके घर के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उनकी बहू बेटियों को निकलने के लिए जो है निकलने नहीं दिया जाता, उसकी तो बात नहीं करते। चांदनी चौक में 400 लोग आ गए, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज थे। ठीक है, एक व्हाट्सएप मैसेज चला। नहीं, डिबेट में कोई लिंचिंग नहीं हो रही। डिबेट में अपनी बात रखी जा रही है। उस सख्त संदेश की बात कर रहे हैं जिसका असर सब पर होना चाहिए। और जामिर साहब ये जो पीड़ित भाव ओढ़ करके अपनी गलतियों पर पर्दा कब तक डाला जाएगा, इस पर भी जरा गौर खोज कीजिए। चांदनी चौक पर जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? समाज को एक राह दिखाने की कोशिश तो हो रही है ना, समाज के अलग अलग तबकों को भी तो समझना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अलग अलग मजहब के लोग हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम उस दौर में नहीं हैं। आज हम काफी हद तक शिक्षित हो चुके हैं, हमारा देश काफी हद तक शिक्षित हो चुका है और हर आदमी जागरूक है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें हमें लगता है कि समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें थोड़ा जागरूक होकर रहना चाहिए। हमें वो चाहे अपनी पार्टी का पसंदीदा नेता हो या अपने धर्म का हो या जात का, इन सबसे ऊपर उठकर कौन क्या कह रहा हो, उसके पीछे कहने के उसके कारण क्या है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर इस इतने विकसित समाज में रहते हुए हम आज भी अगर हम जातिवाद, धर्मवाद, मॉब लिंचिंग, मुझे तो हंसी आती है अगर हम लोग मुझे तो हंसी आई कि एक कलाकार ने, एक अदाकारा ने सिर्फ ये कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया कि वो अब अदाकारी नहीं करेंगे, और उन्होंने एक धार्मिक लाइन जोड़ दी। उसके बाद पूरा देश उस पर जो है बहस करने लगा हर तरह से, और कहीं ना कहीं वो फेमस हो गई। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, मुझे कहते दुख हो रहा है, लेकिन ये समाज के साथ उससे कहीं जिम्मेदारी ज्यादा हम लोगों की होती है, मीडिया की होती है, और खासकर ऐसे लोगों की जो कहीं न कहीं किसी पार्टी या किसी संगठन, किसी से जुड़े हैं। आप देखें, अपने ही पैनल में देखें, एक दूसरे के कॉलर पकड़ने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आरोप लगाने को, लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है, लेकिन आगे आपकी तरफ या हमारी तरफ नहीं होने का प्रयास करना चाहिए। ये जो एक हमारे यहाँ एक सोच बन गई है कि आरोप लगता है तो आरोप का जवाब
जवाब नहीं दिया जाता, आरोप का जवाब आरोप से दे दिया जाता है। ये जो हमारे यहाँ एक थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा क्या मैं तो कहूंगा काफी ज्यादा हो गया है। जब इस पर रोक लग जाएगी और आरोप लगाने वाले व्यक्ति की बात धैर्य से सुनी जाएगी, उसको स्वीकारी जाएगी और उसको कहीं ना कहीं से आश्वासन दिया जाएगा गलती मानते हुए कि हाँ ऐसा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि पहले कदम पर अगर बात रोक दी जाए तो आगे बात बढ़ेगी। मैं शोएब साहब का एक जवाब, क्या मैं भाई है मेरे, मैं इनको जवाब नहीं कर रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं। आपने अभी यूएस की उस संस्था का रिपोर्ट दिया है, तो साहब संस्थाएं कैसे बनती कैसे बिगड़ती हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ विरोध इस बात का है, अगर उस संस्था की रिपोर्ट पे ही आप लेकर चलेंगे तो जिस पाकिस्तान का नाम आपने लिया 27% हिंदू थे आजादी के समय, आज 1.7% पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं। तो इस तरह की बातों में ना आइए, और मुझे किसी संस्था की रिपोर्ट पे नहीं है। मैंने आरोप लगाया था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप में, जो पूरे विश्व में खासकर मुस्लिम कंट्रीज में और हमारे आप जैसे धर्मनिरपेक्ष देश पे उंगली उठाते हैं, आप जरा उनके हर महीने की रिपोर्ट पढ़ा करिए, किस तरह वहां यूरोपियन के कंट्रीज में यूरोपियन के बाहर के लोगों को मारा जाता है, और अमेरिका में किस तरह सिखों को, मुस्लिम भाइयों को, या जो उनके नस्ल के नहीं है, किस नजर से देखा जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या इसकी रिपोर्ट आपने पढ़ी कभी? उस संस्था ने क्या इस पर रिपोर्ट कभी तैयार की? हमें चेतने की जरूरत है, हमें ऐसी संस्थाओं के भड़काने आरोप पर नहीं जाना है। चीन पर कोई आरोप लगा के किस तरह से ट्रेनिंग दे रहा है, किस तरह से उनके ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, उस पर भी कभी सख्ती दिखाइए। मेरा यही करना है, हमें ये सीखने समझने की जरूरत है। आपस में तू मैं करने से अच्छा है कि कोई बाहर वाला हमारा फायदा उठाए। जामे साहब, कब तक ये पीड़ित भाव, कब तक ये पीड़ित भाव? अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई संदेश आ रहा है ब्रॉड लेवल पर कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसको समझते हुए सबको आगे बढ़ना चाहिए। आपने भी कहा कि आप वजीर आजम की इज्जत करते हैं, सभी करते हैं, तो वहां से जो मैसेज आ रहा है उसको भी पकड़ने की भी तो कोशिश कीजिए, कि बस फिर कोई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए फिर एक आरोप का जो है तीर छोड़ दिया और बहस यूं ही चलती रहेगी, फिर सामने वाला उसकी प्रतिक्रिया देता रहे। ये कब तक चलेगा? जी इमरान साहब, बहुत सारी बातें हो गई, मैं इसमें आखिरी कमेंट में सबको समेटने की कोशिश करूंगा कि देखिए, पहली बात तो हमारी फेलो पैनलिस्ट जो हैं वो सेकुलरिज्म की बात कर रही थी। मैडम, आपको मालूम होना चाहिए कि सेकुलरिज्म जो है हिंदुस्तान के संविधान आइन का एक इनहेरेंट हिस्सा है, वो उसकी रूह है, वो उसकी जान। आप ये ज्ञान मत दीजिए कि आयन संविधान का हिस्सा है। संविधान 1947 में बना था, ये अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में। सेकुलर इंटीग्रिटी वोट डाला गया था। जवाब तो ले लीजिए। नहीं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है ही ना, वो सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। सिर्फ यही एक विजन है। हिंदुस्तान तो संविधान से चलता है ना, हिंदुस्तान तो संविधान से ही चलता है ना। बिल्कुल चलता तो हम है। संविधान को सर्वोपरि रखेंगे, यही हमारी संस्कृति है। हम हिंदुस्तान को सर्वोपरि रखेंगे। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रख लिया ना। चलिए अब देखिए, दिल्ली में जो अभी घटना हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, और इसमें लोगों को संयम रखने की बहुत ज़रूरत है। हमारे कुछ फेलो पैनलिस्ट दूसरे जगह कह रहे थे कि सूरज को कंबल से ढकने की कोशिश है। नहीं, आग में घी भी डालने का काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए दिल्ली में आए दिन पार्किंग को लेकर विवाद होती रहती है। पार्किंग का विवाद हुआ, वो झगड़ा एक अलग था। मंदिर में कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने जो काम किया है वो भी गलत है। मुफ्ती मुकर्रम साहब ने उसकी खंडन किया है और भर्त्सना की है कड़े शब्दों में, और उसके लिए हम सब समाज के लोग, सिविल सोसाइटी मिल करके इस मसले का हल करेंगे। लेकिन सवाल कहाँ उठता है कि जब उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है और बहुत सारे लोग इस पर हो हल्ला मचाते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों के बाद जो दिल्ली में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। आप हर घटना से अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। आपको समझ है कि इससे समाज में कितना नकारात्मक असर पड़ता है? कल को वो दंगा हो जाता है तो वो हर्षवर्धन साहब जो है उसकी जिम्मेदारी लेंगे? जो उन्होंने अपने शब्द कहे हैं उसको सांप्रदायिक एंगल लेने की कोशिश की है। तो सवाल ये है कि हर चीज को जो है आप इलेक्शन का जो है फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। इमरान हुसैन इस कल के उस जो चांदनी चौक में हिंसा हुई है उसका हिस्सा थे। बता दीजिए, अब वो लेंगे जिम्मेदारी इलेक्शन के लिए भी। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है? कोई स्टेटमेंट दिया है भड़काऊ? वो खुद साथ थे। कोई भड़काऊ स्टेटमेंट दिया है? आप
फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैडम, फैक्ट चेक करके आइए। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए और एमपी की जिम्मेदारी बनती कि वो जाए, किसी को एतराज नहीं है, वो वहां रहे, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन मीडिया में जब आप कोई बात कहते हैं तो संयम बरतना चाहिए और शब्दों का चयन जो है सही होना चाहिए, वरना आप राजनीतिक माइलेज लेने के लिए आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। यही वो बात है, और इससे फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और किसी को नहीं। आपको हो रहा है इसका फायदा, 300-400 लोग हैं। कमाल है। 2013 में मुजफ्फरनगर का जब मामला हुआ था, किसकी सरकार थी, किसने उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की और किसने किसकी राजनीति को विफल करने के लिए वहां पर दंगे करवाए बाकायदा, ये भी जानते हैं। लेकिन आप उस पर कभी नहीं कहेंगे। चौधरी अजीत सिंह के वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए उस वक्त की इख्तिदार वाली हुकूमत ने या उस पार्टी ने ये तमाम काम करवाया था, उस पर मैंने कभी नहीं सुना कि लोगों ने सख्ती से कभी कोई बात कही, खासतौर से मुस्लिम हजरात ने। मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट आ गई है और सुन लीजिए, आज भी वहां पर कैंप में लोग रह रहे हैं, आज भी वहां पर कैंप में लोग रह रहे हैं। और उस वक्त की हुकूमत में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का सरबराह बताते हैं, मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर बताते हैं, उनके राज में भी गंदी नालियों के साए में वहां पर दंगा पीड़ित लोग बरसों तक रहे, जब तक उनकी सरकार रही। ये भी इस देश की ये भी सच्चाई है। तो उन तमाम लोगों के लिए आपके मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता सर? ये भी एक सवाल है जी, अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस ने अगर जहां उसको सजा मिली है, मैं कांग्रेस का तर्जुमान नहीं हूं, ना किसी पार्टी का तर्जुमान है। अपनी बात इंसाफ के साथ रख रहा हूं। जैसे मैडम हमारी कई बार जो है उस लड़के का जिक्र कर रही थी, जो हमारे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसको जो है वो उसकी हत्या कर दी गई। बहुत कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं, और अगर हमारे पंथ और धर्म के लोगों ने चांदनी चौक और चौड़ी बाजार में कोई ऐसा काम किया है तो मैं पुलिस से ये डिमांड करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वही तो बात है शोएब साहब। तो फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब खुल करके सरकार इस तरह की तमाम हरकतों की मजम्मत करते हैं, तब आपको शक क्यों होता है उनकी? तब आपको शक क्यों होता है उनकी नीयत क्या कर रही है? तब आपको उनकी शक पर नीयत क्यों, उनकी नीयत पर शक क्यों होता है? मांग लेते हैं। सरकार को छोड़िए, एक बात बताइए में हुआ होता तो आप मुझे एक बात बताइए। आज आपकी ही पुलिस की नाक के नीचे ये सारी चीजें। ठीक है मुझे एक बात, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से। मैं सार्वजनिक मंच से डंके की चोट पर कह रहा हूं, एक मुसलमान 1 लाख हिंदू हो, 10 लाख हिंदू हो, 1 करोड़ हिंदू हो, उनके बीच में रह सकता है हिंदुस्तान के अंदर, कोई डर नहीं है उसको। और यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के अंदर जिस मोहल्ले में अगर 50-100 मुसलमान दिखते हो, उसमें क्या कोई हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? हर जगह सर, हर जगह नहीं करता है, नहीं करता है। नगरी हो, आप बनारस देखिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। नहीं अशोक जी, बड़े पार्टी के आप लीडर हैं, इस तरह आपसे क्या नहीं ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है। ऐसी बहुत जगह सब जगह रहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक ठेकेदार हैं, जहाँ पर मेजोरिटी में है वहाँ नहीं रह रहे हैं, लोग मजबूर है वहाँ से जाने को। नहीं लोग मजबूर है वहाँ से जाने को। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा ऐसा कुछ भी नहीं, जो वहां का मेरठ का इल्जाम लग रहा था, उन्होंने खुद कहा ऐसा कुछ नहीं है और कोई कहीं नहीं जा रहा। आपकी सरकार है वहां पर, और वजीर आला ने वहां पे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और भी जगहों पर ऐसा कुछ नहीं। सर इस तरह की बातें नहीं, इस तरह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सब लोग सबके बीच में रह लेते हैं सर, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल बात करता हूँ साहब, प्रैक्टिकल में भी बात, जो लोगों के मन में खौफ है, आप नहीं है तो उसका सर्वे करा लीजिए। मेरा कहना है कि उस खौफ को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो दोनों तरफ से डर को दूर करना भी हर किसी के मन के डर को दूर करने की कोशिश है, समाज को देखना चाहिए, वो हर किसी के डर को दूर करने की कोशिश है। मेरे को पैनलिस्ट की बात ऐसे रख सकते हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये जो राजनीतिक ठेकेदार है ना, इन्होंने मन में एक ऐसा बीज पैदा कर दिया है ना, ये बड़ा सवाल, पैदा कर दिया है। बिल्कुल ये और ये खौफ कहीं ना कहीं दोनों ही कौम के लोगों को दूर कर रहा है, लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहचानना जरूरी है इनको। मैं एक नए भारत का सपना देखती हूँ जिसमें
हिंदू मुसलमान जैसी बातें ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो, मेरा देश आगे जाए। इस देश की इंसानियत की बात हो, इस देश की जनसंख्या की, इस देश की बेरोजगार की और गरीबी की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मजदूर आते हैं या बड़े शहरों में काम करने के लिए, वो जिस तरह से बस्तियों बना करके रहते हैं, उसमें वो फिर वो नहीं देखते कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। उनके लिए रहने और एक अच्छी सी जिंदगी गुजारने की एक समस्या होती है, वो उनकी प्राथमिकता होती है। तो हमें उस पर भी कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। वजीर आजम के संदेश को समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों को भी और समाज के लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी हम मिलते रहेंगे, लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। इस प्रोग्राम को नंबर 1 बनाने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार टीआरपी में खासतौर से उर्दू दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो है आज का मुद्दा।